हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल ज्ञान कुटीर में, जिसमें हम मैथ्स में 12th मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैं हर्षित शर्मा आपको 12th मैथ पढ़ाऊंगा। 12th मैथ में हमने कितना कर लिया था, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हमने पहला चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। पहला चैप्टर क्या था फर्स्ट बुक का? पहला चैप्टर में हमने शुरुआत से देखा कि 11th के किस चैप्टर से कनेक्टेड है, सेट से किस प्रकार कनेक्टेड है वो देखा, और उससे आगे बढ़ाया। फिर उसके एग्जाम्पल देखे, कैसे चीज़ें होती है, समतुल्य, सममित, संक्रामक देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ें देखी। इक्विवेलेंट देखा, अगर वो तीनों होंगे तो। ये चीज़ें करने के बाद हमने एक एग्जाम्पल किया था, ठीक है। अब उसके ही आगे हम चलेंगे। देखो, हमने ये सब कुछ कर लिया था। ये वो कंडीशन उठाई थी जिसमें हमने देखा था कि समतुल्य, सममित और संक्रामक चीज़ें कहाँ से आई, कौन सी स्टाइल हमें मिली, तो ये नाम दिए गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, हमने देखा समतुल्य, सममित और संक्रामक की मैथमेटिकल डेफिनेशन, और इन्हीं से हमें क्वेश्चन करने हैं, तभी हमें नंबर मिलेंगे। वो तो था समझने का दृष्टिकोण, मन में सोचना था उसमें तो। और इसमें क्या करना है, इस तरह की लैंग्वेज अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें फुल ऑफ नंबर मिलेंगे। और वो पिछले वाला क्या था, वो कॉम्पिटिशन एग्जामों में। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे 12th के बाद, ऐसे तो है नहीं, कुछ नहीं करना, 12th के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम में देनी होती है, तो उसमें वो जो पिछले वाला किया था ना, उसमें ये मैथमेटिकल डेफिनेशन की जरूरत नहीं, उसमें सीधा सोचो और समतुल्य, सममित और संक्रामक पे लगा डालो टिक, ठीक है। और इसमें है ना, जो आपको इसमें सब्जेक्टिव नंबर मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव नंबर नहीं मिलेंगे 11th और 12th में। तो 12th में आपको इन लैंग्वेज से आपको लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और ये लैंग्वेज आपको हार्ड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले सारा बेसिक बताया है, ताकि ये लैंग्वेज आपको सिंपल लगे। और भी मैं कई क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये अपना आप ही आ जाएंगी, ठीक है। आप अपने आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ये लैंग्वेज आपको ध्यान में भी नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, आप अपने आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने एक कॉम्बो एग्जाम्पल लिया था, और इससे हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि जिससे हम कोई सा भी एग्जाम्पल हमें दे दो, हम समतुल्य, सममित और संक्रामक आराम से निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और दिक्कत हम आने भी नहीं देंगे। तो समतुल्य, सममित और संक्रामक इन सारे एग्जाम्पलों में चेक कर लिए थे। और वो क्या थी ट्रिक, हमने एक ट्रिक पे भी डिस्कस किया था कि है ना, जो हम समतुल्य चेक कर लेते हैं ना, उसके बाद हमें सेम वाले अवयव देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ो। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल किया, एक एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ तक किया पिछले वाला लेक्चर। अब हम आगे क्या करेंगे, उसी के कॉन्सेप्ट पे समतुल्य, सममित, संक्रामक, इन तीनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट पे ही हम आगे के और जो 1.1 एक्सरसाइज हम चालू करेंगे, और उसी के हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी और पकड़ बढ़ेगी और हम ज़्यादा सीखेंगे। और सीखना ही हमारा मकसद है, और वो मकसद हम इस लेक्चर में पूरा करके जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, टिक के बैठना है, मैं आराम से सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, देखते रहना है, ठीक है, और समझते रहना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि फिर आपको इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, कि आपको और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उन्हें ही बना लिया करो अपनी रजिस्टर में, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो, फिर आपके 100 ऑफ 100 मार्क कोई नहीं रोक सकता। अब हम चलेंगे लेक्चर 3 पे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 को चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की। क्वेश्चन नंबर 15। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, उसके बाद 4 करवाया, 5 करवाया, ऐसे नहीं चलूंगा। जिस प्रकार हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसी प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे, और वैसे ही हम क्रम वाइज सीक्वेंस में चलेंगे। जो टॉपिक पढ़ा उसी के क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ा उसी के क्वेश्चन, ऐसे नहीं शुरुआत में ऐसे जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है उसी क्वेश्चन में चले सीधे सीधे उन क्वेश्चन में हम नहीं जाएंगे, एकदम बेसिक से एकदम ऊपर तक हम जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को पूरी तरह से खोलेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को खोलना है हमें। ये ऑप्शन तो हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ऑप्शनों को तो देखना ही नहीं, क्वेश्चन को पूरी तरह से खोलना है, और उसमें क्या दिया है वो पकड़ना है,
और कैसे करना है, किन किन चीज़ों से। और पहले तो हम आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर वो आंसर इनमें से किन में बैठ रहा है वो देखेंगे। बस इतना ही करेंगे हम। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आप देख के समझिए, ठीक है। मान लीजिए, मानना है कि कोई समुच्चय 1 2 3 4 में कोई समुच्चय है, कोई सेट है 1 2 3 4, जिसका रिलेशन क्या है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, कुछ भी हो, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है, तो हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करना है, क्योंकि ऑप्शन में भी वही दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या देखेंगे, पहले तो समतुल्य देखो, समतुल्य ये है या नहीं। अवयव कौन कौन से दे रखे हैं 1 2 3 4, एक एक ढूंढना है पहले तो। समतुल्य के लिए क्या ढूंढते हैं हम, समतुल्य के लिए ढूंढते हैं कि सेम सेम वाले अवयव हमें मिल रहे हैं क्या, तो वो समतुल्य होगा। एक 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 ये रहा, ठीक है। 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, चार ही तरह के अवयव दे रखे हैं और चारों के सेम सेम अवयव हमें मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समतुल्य संबंध हो गया। आराम से करना है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है, देखना है और करना है, बस लगातार करना है, कंटिन्यूअसली करना है, ये हमारी सोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा समतुल्य, तो ये क्या होगा पक्का पक्का होगा। उसके बाद हम जांच करेंगे सममित की। सममित में हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, जो अवयव हमें दे रखा है उसका उल्टा भी उसी रिलेशन में है क्या, बस इतना ही देखना और कुछ नहीं देखना हमें, बस इतना देखो। 1 2 दे रखा है, इसका उल्टा 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 नहीं दे रखा, 1 2 का उल्टा नहीं दे रखा, इसका मतलब डायरेक्ट कि सममित ये नहीं है। डायरेक्ट आगे चलो, आगे और देखने की जरूरत ही नहीं है, बस 1 2 देख लिया, इसका उल्टा दे ही नहीं रखा भाई साहब, तो हमें क्या बोलना है सममित नहीं है। और सेम वालों को तो वैसे ही अवॉइड करना है, इनकी ओर ध्यान ही नहीं देना। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या देखते हैं हम, संक्रामक के लिए क्या देखते हैं 1 2 है, जैसे 1 2 का लास्ट वाला अवयव क्या है 2, 2 से शुरू होने वाला कोई सा भी अवयव पकड़ लो आप, 2 से शुरू होने वाला ये है मान लो, ठीक है। तो एक तो ले लिया 1 2, एक ले लिया 2 2, अगर इन दोनों अवयव को पकड़ा तो क्या बचे, ये दोनों 1 2 1 2, ये खुद है मिल गया, इसका मतलब इसे देखने की कोई जरूरत नहीं। सेम वालों को इग्नोर करो, इसे नहीं देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे। 1 3 को देखो, 1 3, 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव देख लो, 3 से शुरू होने वाला एक ही अवयव है, नहीं 2 अवयव है, पर हम इसे मानेंगे क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग दिखे उसे ही मानना है। तो 3 2, 3 से खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, 3 3 को पकड़ लो, बचा क्या 1 2, 1 और 2, 1 2 है क्या, हाँ 1 2 तो है, इसका मतलब क्या है संक्रामक की कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक जगह और देख लेते हैं 3 2, सेम वालों को तो देखना ही नहीं है, 3 2, 2 पे खत्म हो रहा है, अब 2 से शुरू होने वाला देखेंगे, 2 से शुरू हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह हो रहा है 2 से शुरू, एक जगह हो रहा है, तो हमारे लिए और भी सरल बात है 2 2, सेम वालों को पकड़ लो, जहाँ पे लास्ट में खत्म हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, क्या बचे 3 और 2, 3 बचा और 2 बचा, 3 और 2 मिल रहे हैं क्या, 3 और 2 ये रहा, इसका मतलब क्या है ये पूरी पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है किसकी, संक्रामक संबंध की, तो ये क्या होगा संक्रामक होगा। संक्रामक ये क्या होगा पूरा पूरा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये होगा। इतनी चीजें क्लियर है, संक्रामक होगा। पहले आंसर निकाल लिया हमने, पहले आंसर निकाल लिया, ऑप्शन की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो समतुल्य और संक्रामक किसमें दे रखा है और किसमें सम्मित नहीं दे रखा। समतुल्य व सम्मित है, सम्मित तो नहीं है, हमारा तो सम्मित नहीं है, तो इसमें सम्मित है दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आर समतुल्य तथा संक्रामक है पर सम्मित नहीं है, यही हमारा कंक्लूजन निकला था और यही सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे सेकंड नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे टिक, और ये हमारा हो गया सही। बस इतना ही देखना है
और चलना है अगले वाले क्वेश्चन पे। अगर आपकी थोड़ी स्पीड फास्ट है तो थोड़ी स्पीड फास्ट से दे सकते हैं। अभी तो मैं शुरुआत से करवा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको स्लो में करवा रहा हूँ, जिससे आपको समझने की दृष्टि से आसान रहे सारी चीज़ें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी भी शुरुआत में नहीं बोलता, हमेशा लास्ट में बोलता हूँ। पर आपको अगर जहाँ पे भी ऐसा लगे कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा लगे कि मन में शांति मिले कि अच्छा मज़ा आ गया अभी तो आपको सब्सक्राइब कर देना है जल्दी से चैनल को, जिससे आपके पास ये वीडियो सही सलामत रहे, आप कभी भी इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास ये समतुल्य, ये संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको तैयार कर दूंगा कि आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस नोट्स बनाने हैं, पहला चैप्टर है, इनके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जिससे आपको देखने में आसानी हो। और आप इसलिए सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपके पास ये वीडियो सारी की सारी रहे और आप इन्हें आसानी से देख पाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। हम लाइन वाइज सीक्वेंस से चल रहे हैं, आपको पहले ही बता दिया, और आपको भी उसी तरह नोट करना है, ठीक है। कोई सा भी प्रश्न करो बीच में, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 बस हमें समझ में आना चाहिए। यदि a बराबर ए बी सी डी, ए बराबर कैपिटल ए बराबर ए बी सी डी में एक संबंध, ए बी सी डी में एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, आर बराबर ए बी कोमा बी ए कोमा ए परिभाषित है, तब आर बराबर क्या होगा, सममित समतुल्य संक्रामक में से कौन सा होगा। पहले वाला फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है जैसे पहले किया था हमने, ठीक है। तो हम आसानी से कर देंगे। क्या क्या दिया है हमें रिलेशन, हमें रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू ए बी ए और ए। अवयव कौन कौन है, अवयव है ए बी सी डी। तो समतुल्य के लिए हम क्या देखते हैं, समतुल्य के लिए देखते हैं सेम सेम, जितने अवयव दे रखे हैं वो सारे सेम सेम है क्या इस रिलेशन के अंदर, बस इतना ही देखना है। तो इतना क्या है इसमें नहीं है, बस ए ही दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। न बी बी दिख रहा है, न सी सी दिख रहा है, और न ही डी डी दिख रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, समतुल्य तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक, सम्मित। सम्मित के लिए क्या देखते हैं, जो अवयव इसमें मौजूद है उसका उल्टा इसमें दिख रहा है क्या। ए बी को ले लेते हैं, ए बी का उल्टा क्या दे रखा है, बी ए इसमें मौजूद है, बी ए का उल्टा ए बी इसमें मौजूद है, ए को देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या पता चला हमें, सम्मित संबंध है। तो सम्मित के ऊपर लगा दो टिक। अब हम देखेंगे संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, ए बी दे रखा है, ए बी को पकड़ लो, तो दे रखा है तो बी पे खत्म हो रहा है, तो बी से चालू होने वाला ये रहा बी ए, इन दोनों को पकड़ लिया बी और बी को, बचा कौन सा, ए और ए इस रिलेशन के अंदर मौजूद है क्या, दिख रहा है आसानी से, है मौजूद। इसका मतलब क्या है, संक्रामक संबंध भी है। और इसका मतलब ये क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, सम्मित और संक्रामक है। तो सम्मित एवं संक्रामक पहला ही ऑप्शन दे रखा है और पहले ही ऑप्शन पे हमें टिक लगा देना है बिना कोई हिचकिचाहट के। ओके, अब चलते हैं, तुक्का नहीं लगाना है हमें क्वेश्चन आसानी से सोल्व करना है और उसका आंसर पूरी तरह से देना है, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एकदम कॉन्सेप्ट के बेस पे किया है हमने, शुरुआत से चले हैं और एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे, आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। और बस हमारे साथ बने रहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब मैं आपको थोड़े सब्जेक्टिव कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, क्या है, मान लीजिए कि ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे 1.1 में, ठीक है। समतुल्य, सम्मित व संक्रामक वाले भी आएंगे और ज़्यादातर सब्जेक्टिव टाइप इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें
वर्ड प्रॉब्लम होगी, ये वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसे। उसमें तो नंबर से कर दो रिलेशन, कोई सा भी समतुल्य, सममित और संक्रामक बता दो, और इसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसे पढ़ना होगा, पूरा समझना होगा, क्वेश्चन को खोलना होगा और फिर सही तरीके से इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये इसकी सारी स्टेप है, उन्हीं स्टेपों से हम आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। सारे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि, मान लिया, क्वेश्चन बोल रहा है मान लीजिए कि, तो मान लिया, पहले ही मान लो। टी किसी समतल में स्थित, कोई टी है वो किसी समतल में स्थित, पहले तो मैं कोई समतल बना देता हूं। समतल मतलब प्लेन, समतल मतलब क्या होता है, प्लेन। ये मान लो कोई प्लेन है आपका, ठीक है, ये कोई समतल है, प्लेन है, प्लेन ऐसा ही होता है समतल, ठीक है। मान लीजिए कि टी किसी, सारा क्वेश्चन पहले तो खोलेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा इसे छोटा कर देता हूं मैं जिससे आपको समझने में आसानी है, ठीक है। और ठीक है, ये कोई समतल है, मान लीजिए कि इस समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का सेट है। नाम पढ़ो, समस्त दे रखा है वहां पे, समस्त मतलब सारे, दुनिया भर के जितने भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समान त्रिभुज, और कोई से भी किसी भी तरह के त्रिभुज, एनी ट्राइंगल जिसके बस 3 भुजा होनी चाहिए वो हो बस, और कोई सा ही त्रिभुज हो दुनिया भर के जितने भी है। टी किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, समस्त त्रिभुजों का एक क्या है, सेट है, समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें कोई से भी त्रिभुज हो सकते हैं, इसमें कोई से भी त्रिभुज हो सकते हैं, जैसे देखो ऐसे हो गया, ठीक है, और ऐसे हो गया, और इस प्रकार हो गया, मतलब और कुछ ऐसे हो गया, मतलब ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया, मतलब किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कैसे भी त्रिभुज हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस त्रिभुज होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, बस त्रिभुज होना चाहिए। ये पूरे त्रिभुजों का एक समुच्चय है, कोई समतल है उसमें टी त्रिभुजों के समुच्चय हैं, ठीक है। ये पता चल गया हमें। क्वेश्चन को एकदम पूरी तरह से खोलना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन शुरू करना है। टी किसी त्रिभुजों का समुच्चय है, समुच्चय टी में ये कोई समुच्चय है टी, समुच्चय टी में रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, इसमें जितने भी त्रिभुज है, मान लो अनंत त्रिभुज है, अनंत त्रिभुज है, इसके अंदर कोई समतल है, उसके अंदर समस्त त्रिभुजों के अनंत अवयव है, अनंत त्रिभुज है, ठीक है। मैंने बनाया 5-6 पर अनंत मान लो, अनंत है, पर रिलेशन किन्हीं 2 त्रिभुजों के बीच में दे रखा है, जैसे या फिर तो इसके बीच में या फिर इसके बीच में, कोई T1 और T2, इनमें से अनंत त्रिभुजों में से कोई 2 त्रिभुजों के बीच में हमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, वो उनके नाम क्या है, T1 और T2, और रिलेशन क्या दे रखा है, T1 T2 के सर्वांग समय, T1 T2 के सर्वांग समय, सिर्फ 2 त्रिभुजों के बीच में रिलेशन दे रखे हैं, वैसे तो अनंत है, पर जैसे अब मैं बनाऊंगा, देखो ये एक और त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो ये कोई T1 त्रिभुज है, ये है T1 त्रिभुज, ये है T2 त्रिभुज, समतल तो समस्त त्रिभुजों का है, पर संबंध किस में दे रखा है, रिलेशन किस में दे रखा है, सिर्फ T1 और T2 में, ठीक है। कि क्या दे रखा है, T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब समझते हो क्या आप लोग, पहले तो मेरे को ऐसे बताओ, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। ऐसे नहीं कि पहले से रटा हुआ है, 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ा हुआ है कि सर्वांग सम होते हैं जिसमें सारी चीजें समान होती है। सारी सर्वांग सम का अगर आप खोल के देखो तो सर्व
अंग समान। सर्वांग सम का अगर आप विच्छेद करो, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो और गणित भी है ना संस्कृत से बन के आई है, आप ऐसे मत समझना कि गणित तो अलग चीज होती है, संस्कृत सब्जेक्ट से ही आप ज्यादातर नाम संस्कृत के ही देखते होगे, ठीक है। जैसे है ना, और इंग्लिश के नाम भी पहले नहीं बने थे, पहले त्रिकोणमिति आया था, फिर अंग्रेजों ने नाम क्या निकाला था उसका, ट्रिग्नोमेट्री निकाला था, ऐसे है। तो संस्कृत से नाम निकले, ये सर्वांग सम भी संस्कृत का है। सर्व अंग समान, सर्वांग सम, ठीक है, इसका विच्छेद करते हो तो सर्व अंग समान होने चाहिए, ये समान है और ये समान है, ये दोनों त्रिभुज समान आपस में, तो ये सर्वांग सम है। इनके कोण भी क्या होंगे, समान है, जैसे ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। इस प्रकार बताना चाह रहा हूं कि T1 T2 के सर्वांग सम है, ये जो पहले वाला है ये दूसरे के सर्वांग सम है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रखा कि T1 T2 के सर्वांग सम है, ये हमें क्वेश्चन से क्या बताना चाह रहा है कि जो पहले वाला त्रिभुज है वो दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन को हल करूंगा तो और भी समझ में आता रहेगा, बस आपको बस ध्यान से फोकस लगा के सुनना है और समझने का काम थोड़ा बाद में, ठीक है। सर्वांग सम है तो इस प्रकार एक रिलेशन है T1 से T2 में। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, R एक इक्विवेलेंट सेट है, ये हमें प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंट होने की क्या कंडीशन है, तुल्यता होने की क्या कंडीशन है कि वो रिलेशन समतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो होगा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन को पूरी तरह से हमने जान लिया, अब क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को करने का मैं एकदम लाइन वाइज तरीका बताऊंगा, एग्जाम में आपको वही तरीका फॉलो करना है, ये चीज थी आपको समझाने के लिए, मैं आपको अभी ये क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब हम पहले क्या जांच करेंगे, समतुल्य संबंध की, समतुल्य रिलेशन की। आप अगर एग्जाम में डायग्राम भी बना के आओ तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे एग्जामिनर आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगा के कॉपी चेक करेगा और आपको नंबर भी बराबर देगा, ठीक है। जैसे आपने दो डायग्राम बना लिए ऐसे, मतलब एक ये है, एक ये है, ठीक है, और ये है T1, ये है T2, दोनों एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। ये हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध ये है क्या, ठीक है। तुल्यता के लिए हम क्या देखेंगे, पहले तो देखेंगे अब समतुल्य, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ऐसे सॉल्यूशन हमेशा लिखना है क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। पहले वाला क्या देखना है हमें, समतुल्य, ये समतुल्य है या नहीं, ये रिलेशन समतुल्य है। समतुल्य के लिए हम क्या देखते हैं, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, जैसे ए बी बी सी सी, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, आप समझने की कोशिश करना है, एकदम कॉन्सेप्ट है, पूरा लोग रटाने की कोशिश करते हैं पर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह तो ये दे रखा है T1 T2, जैसे हम इस प्रकार लिखते हैं उसी फॉर्मेट में तो T1 T2 लिखा गया है, और T1 T2 लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले के सर्वांग सम है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, समतुल्य, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि T1 खुद के, मतलब T1 के ही सर्वांग सम है क्या। हाँ, तो T1 के तो सर्वांग सम हो गई, क्योंकि वो क्या है, एक ही तो त्रिभुज है, तो खुद के तो वो सर्वांग सम हो गई। जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम हर्षित है, तो मैं खुद के तो सर्वांग सम होऊंगा ही, मेरा ही एक अगर डबल कॉपी किया जाए
तो वो खुद के मेरे तो सर्वांग सम हो गई। इसी प्रकार ये खुद के सर्वांग सम है T1। T1 तो हम क्या लिखेंगे, T1 बिलोंग्स टू R, T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसे अगर हम खोल के लिखें तो क्या होगा, T1 के सर्वांग सम है। इसका मीनिंग तो यही है कि पहले वाला दूसरे वाले के सर्वांग सम है, मतलब T1 के सर्वांग सम है, यही मीनिंग इसमें दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिलेशन स्वतुल्य है। पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझना है, ऐसे लाइन टू लाइन ही आपको एग्जाम में लिखना है। T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, T1 रिलेशन के अंदर तो मौजूद है ही, क्योंकि रिलेशन क्या है, समस्त त्रिभुजों का एक सेट है, तो T1 है वो उसके अंदर मौजूद तो है ही, और T1 के सर्वांग सम तो हो गई। इसका मतलब क्या है, R एक समतुल्य संबंध है। एकदम कॉन्सेप्ट से समझना, आपको बेसिक से समझना है। अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, समझने की कोशिश करना है, अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, सममित। दूसरा हम देखेंगे सममित। सममित ये है या नहीं। सममित के लिए हम क्या चेक करते हैं, सममित के लिए हम चेक करते हैं कि T1 T2 है तो T2 T1 भी होगा। और इसमें मीनिंग क्या दे रखा है, T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होना चाहिए। अब हमें ऐसे ही पता चल रहा है, अगर हम ऐसे ही बात कर रहे हैं तो ही पता चल रहा है T1 T2 के सर्वांग सम होगा, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम हो गई। जैसे ये इसके सर्वांग सम है तो ये भी इसके सर्वांग सम हो गई। क्लियर सी बात है, मन में तो पता चल रहा है। अब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो देखेंगे। तो हम लिखते हैं T1, इसी प्रकार लिखोगे आप भी, T1 T2 बिलोंग्स टू R। T1 और T2 दो तरह के त्रिभुज उस सेट के, उस रिलेशन के अंदर है जिसमें सारे के सारे त्रिभुज विद्यमान है। ऐसे T1 और T2 उनके अंदर है, ये बात तो क्लियर है, होंगे ही। T1 और T2 भी कोई त्रिभुज है ही, इसलिए वो उस रिलेशन के अंदर होंगे, जो पूरा सेट है त्रिभुजों का उसके अंदर। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है, T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 के सर्वांग सम है। ठीक है, अब T2 T1 बिलोंग्स टू R। T2 T1 कोई त्रिभुज है, वही त्रिभुज जो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, बिलोंग कर रहे हैं उसके अंदर, बिलोंग यानी उसके अंदर उपस्थित होना। तो T1 T2, इससे क्या निकला, T1 T2 के सर्वांग सम है। इसी से क्या निकल जाएगा अब, T2 त्रिभुज नंबर 2 त्रिभुज नंबर 1 के सर्वांग सम है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि R क्या है, सममित संबंध भी है, क्योंकि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, T2 T1 बिलोंग कर रहा है R में, मतलब T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T1 के सर्वांग सम है। इससे हम क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि R एक सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो R एक सममित संबंध है, ये हमने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब इसके बाद हम संक्रामक पे जाएंगे।
ठीक है, ऐसे ही लिखने हैं आपको, ऐसे ही लिखने हैं। ओके, इस प्रकार से आप चीजें लिखोगे तो आपको समझ में भी आ रही है और आपको नंबर भी पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस। इसके बाद हम संक्रामक देखेंगे। तो संक्रामक के लिए 3 नंबर क्या है? संक्रामक। ठीक है, संक्रामक में हम क्या देखते हैं? T1, ऐसे अगर हम मन में समझ के देखें तो T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है। ठीक है, T2 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T2 T3 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है। T1 जिसके सर्वांग सम है वो T3 के सर्वांग सम है। इसका मतलब क्या हुआ? T1 T3 के भी तो सर्वांग सम होगा ही, सर्वांग सम होगा तो वो क्या होगा? संक्रामक। अगर मन की बात आपको समझ में नहीं आई तो आपको बोर्ड की बात अभी समझ में आ जाएगी, जो मैं अभी आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। संक्रामक के लिए देखिए लिखेंगे कैसे? T1, मन की बात से समझाया, लिख के समझाऊंगा, लिख के भी नहीं समझ में आया तो डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, 3 मेथड से समझाऊंगा आपको, ऐसे नहीं जाने दूंगा। T1 T2 बिलोंग्स टू R, ये चीज पता है? कोई T1 और T2 त्रिभुज है, वो उस अंदर उसके रिलेशन के अंदर है। तथा T2 T3 कोई ये रिलेशन है, ये भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, बिलोंग कर रहा है उसके अंदर, T2 T3 नाम का। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या निकलता है? मीनिंग क्या निकलता है? जो आपको वो दे रखा था ना रिलेशन उसके अंदर, कोष्टक के अंदर, उसका मीनिंग तो यही निकल रहा था कि पहले वाला दूसरे वाले के सर्वांग सम है। तो इसका मीनिंग निकल रहा है T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है। अगर ये चीज उस रिलेशन के अंदर होगी तो क्या होगा? T1 T2 के सर्वांग सम। तथा दे रखा है, तथा वैसे का वैसा ये दे रखा है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है? T2 T3 के सर्वांग सम है, सारे अंग समान है, T2 T3 के सर्वांग सम है। ओके, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं और इससे क्या बोल सकते हैं? T1 T2 के सर्वांग सम है और वही T2 T3 के सर्वांग सम है। तो इन दोनों चीजों को तो पकड़ लो। तो अब क्या होगा? T1 तो क्या होगा? T1 T3 के भी सर्वांग सम होगा, के भी सर्वांग सम होगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं? T1 T3 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R है, T2 T3 बिलोंग्स टू R है, तो क्या होगा? T1 T3 भी बिलोंग्स टू R जरूर होगा। इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक संबंध भी है, उस रिलेशन के अंदर ये भी मौजूद होगा। इन दोनों चीज़ों का अगर आप वैसे भी संक्रामक जैसे होता है वैसे भी अगर आप करना चाहो तो T2 और T2, ये लास्ट का ये पहले का, इन्हें होल्ड कर लो, T1 T3 वो भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद हो। कैसे भी कर लो, मतलब किसी भी तरीके से आए दाएं चाहे बाएं, किसी भी तरीके से करो, निष्कर्ष वही निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये रिलेशन संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, इससे हम ये बोल सकते हैं। अब अगर ऐसे आपको, वैसे मैं बोलूँगा तो नहीं क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं
एकदम कंफर्म बता सकता हूँ, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी इसके समझ में। पर वैसे भी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है T1, ये कोई त्रिभुज है T2, ये कोई त्रिभुज है T3। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, हैं त्रिभुज बना बना के क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, वैसे तो आपको सभी को समझ में आ गया, पर क्या पता कोई ऐसा भी कोई बैठा हो जिसे समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए मैं सिंपल से भी सिंपलेस्ट वे में जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं सभी को सारी चीज़ें समझाऊं, कोई भी एक ऐसा ना छूटे जिसे चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो क्या है, ये तीनों त्रिभुज समान दिख रहे हैं, सर्व अंग समान है, सारे अंग समान है। तो ये है T1, ये है T1, ये है T2, ये है T3। T1 T2 के बराबर है, मतलब समान है। T2 T3 के समान है, T1 T2 के समान है, T2 T3 के समान है। तो ये का यही तो ये होगा, मतलब T1 भी T3 के सर्वांग सम ही होगा। यही मैं बात बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसलिए संक्रामक भी है। तो सिद्ध क्या करना था कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, तुल्यता संबंध ये है, ये हमें सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूफ। इसका मतलब ये क्या है, ये एक अतः है। अतः हम क्या बोलेंगे, सारी चीजें लिख के, रिलेशन तुल्यता संबंध है, हेंस प्रूव, मतलब इति इदम, ये चीज प्रूव हो गई कि रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध है। आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है। तो मजा आने का मतलब क्या होता है, आप वीडियो को पसंद कर रहे हो, और पसंद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, खोलेंगे, पहचानेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। वैसे ही है सारे कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे जो हमने पहले वाला क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैं एकदम लाइन वाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ, टाइप एकदम सेम टू सेम ले रहा हूँ, और नीचे से एकदम हमें ऊपर उठ के जाना है और सभी को बताना है कि हम कौन है अच्छे प्रतिशत से पास होके। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं इसकी। सॉल्यूशन ये भी वैसे ही है, कॉन्सेप्ट वैसे ही है। उसमें तो जो समतल था वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय था, इसमें जो समतल है, इसमें जो समतल होगा वो समस्त रेखाओं का समुच्चय होगा। मान लो ऐसे कोई समतल दे रखा है, ये भी एक रेखा ही है, जो पहले से एक बिंदु दिख रहा होगा आपको, ये भी एक रेखा ही है, और भी मैं बना देता हूं, ऐसे हो गई जैसे। ठीक है, और इतनी बड़ी हो गई, जैसे कितनी भी लेंथ की हो चाहिए, इतनी बड़ी हो गई, ऐसे हो गई और ऐसे हो गई। ठीक है, कितनी भी लेंथ की कैसी भी हो, वो सारी की सारी इस समतल के अंदर विद्यमान है, और उसे क्या बोल रहे हैं, एल। उसे तो क्या बोला था हमने, त्रिभुजों का जो समुच्चय था एक समतल के अंदर, उसे हम बोल रहे थे टी, और इसे बोलेंगे हम लाइन, क्योंकि वो ट्राइंगल था इसलिए उसे टी से प्रदर्शित किया, ये लाइन है इसलिए इसे एल से प्रदर्शित करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, जो उसका इंग्लिश में नाम होता है उसी के पहले कैपिटल लेटर से उसे प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई समतल है और इसमें समस्त रेखाएं विद्यमान है, समस्त रेखाएं विद्यमान है। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये चीजें आपको मैंने समझा दी, इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे एल। ओके, अब चीजें आपको समझा दी हैं, अभी इसे मैं कर देता हूँ क्लियर, फिर आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ये चीज क्लियर है, तथा रिलेशन दे रखा है उसके बाद में कि
रिलेशन क्या दे रखा है, L1 L2, ठीक है, वही रूप है हमारा L1 L2, जहां L1 L2 पर लंब है, L1 L2 L1 L2 पर लंब है, ये चीज इसमें दे रखी है। मतलब पहले वाला दूसरे पे लंब है, लंब का मतलब आप समझते हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है कोई लाइन तो ऐसे इसके ऊपर लंब है, इसका 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए तभी वो लंब होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार, उसी के मतलब समकोण त्रिभुज था और उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसलिए तो वो लंब था। तो लंब है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को इससे दर्शाते हैं ऐसे करके ऐसे, ठीक है। मतलब L1 L2 पे लंब है, पहले वाला दूसरे पे लंब है, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। इस प्रकार उस समुच्चय के अंदर, उस प्लेन के अंदर जो लाइनें थी उसका रिलेशन है किन्हीं दो लाइनों का। वो उनमें तो थी मान लो अनंत लाइन, अनंत लाइन थी, जैसे ऐसे हैं, वो मैं फिर से बना देता हूं आपको, ये है अनंत लाइन थी इसके अंदर, ठीक है, अनंत थी। पर कोई दो लाइन तो ऐसी भी होंगी, कोई दो लाइन तो ऐसी भी होंगी, तो एक तो ऐसे हो और एक ऐसे हो, कोई दो लाइन तो ऐसी भी होंगी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मान लो ये थी L1, ये थी L2। अब ये क्वेश्चन में इन्हीं दो लाइनों का रिलेशन हमें बता रहा है कि L1 L2 पे लंब है, ठीक है। L में परिभाषित संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममित है, किंतु उसमें तो क्या सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध है, मतलब समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। इसमें क्या सिद्ध करना है, सिर्फ समतुल्य है, मतलब सममित है पर समतुल्य और संक्रामक नहीं है। अभी सिद्ध कर देंगे, इसमें क्या देरी है, जल्दी से सिद्ध कर देंगे, अभी देखना। सिलेक्ट किया और ये इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम पहली चीज क्या देखेंगे, पहली चीज हम देखेंगे, पहली चीज हम देखेंगे समतुल्य। समतुल्य के बारे में हमें क्या सिद्ध करना है कि समतुल्य इसमें नहीं है। अभी जांच कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा, अभी सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। समतुल्य के बारे में देखें तो, समतुल्य के बारे में देखें तो क्या होगा, जैसे L1 और L2 है, आप अगर दो चीजों को बना के आप चित्र बना के डायग्राम बना के लिखते हो तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डायग्राम से इतना प्रभाव पड़ता है कि वो अगर आपने यहाँ पे भी नहीं कुछ किया, डायग्राम बना दिया, तो वो आपको आधा नंबर तो दे देगा, पर हमें तो पूरा नंबर लाना है, इसलिए हम डायग्राम भी साथ में बना रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसे कोई दो लाइन है, एक ये लाइन है कोई, ठीक है, और एक कोई ये लाइन है, ठीक है, ये दो कोई लाइन है, आपको अच्छी तरीके से दिख रही होंगी, ठीक है। ये L1 है, ये क्या है, L1 है, ये है L2, समझ में आ गया। आप इसे इस तरह भी घुमा के लिखेंगे तो भी क्या होगा, L1 L2 पे लंब होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता है। समतुल्य के लिए क्या जांच करते हैं कि खुद का संबंध खुद के साथ बैठ रहा है क्या, तो आपको मन में ही समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है, L1 L2 के L1 L1 के खुद के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। जैसे ये है L1, तो ये खुद के परपेंडिकुलर है क्या, ये खुद के तो समांतर है, खुद के तो ये संगत है, समांतर है, ये तो एक ही लाइन में L1 L1 है, ये खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी ना हो सकती है। L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, वो उसके समांतर हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें मन में तो पता चल गया, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखिए L1 L1 दूसरा L1 उस रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, L1 L1 के लंबवत नहीं है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ, इसका क्या निकल रहा है ये, ठीक है, हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है कि L1 L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है, पर हमने क्या किया, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब L1
इसका अर्थ क्या निकल रहा है, L1 के लंबवत है, ऐसा इस रिलेशन के अंदर नहीं है, ऐसा इस रिलेशन के अंदर नहीं है। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हुआ R एक R समतुल्य नहीं है, R समतुल्य संबंध नहीं है। ओके, ये है पूरी इसकी लैंग्वेज। आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें लिखनी होंगी आपको अगर सारे नंबर लेने हैं तो, और वैसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा साइड में, ठीक है, डायग्राम साइड में। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे सम्मित है या नहीं। वैसे सिद्ध करने के हिसाब से तो हमें दे रखा है क्या, सम्मित होना चाहिए, पर देख लेते हैं अभी कि सम्मित है या नहीं। दूसरी चीज है हमारे पास सम। ओके, सम्मित के लिए हम क्या जांच करेंगे, L1 L2 के लंबवत है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है क्या, हाँ है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ हमें दिख रही है, मन में हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, पर हमें लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज हम किस प्रकार लिखेंगे वो देख सकते हैं। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 के लंबवत है, ठीक है। ओ L2 L1 बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, L2 L1 पर लंबवत है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि R एक सम्मित संबंध है, R एक सममित संबंध, ठीक है, निकल गया। समतुल्य नहीं था, लैंग्वेज आपको इसी प्रकार लिखनी है, आप इसमें नोट कर सकते हैं आपकी नोटबुक में। तो क्या नहीं था, समतुल्य तो नहीं निकला, सम्मित निकल गया। दो चीजें तो हमारी सिद्ध हो गई जो दे रखी थी सिद्ध करने के लिए। अब तीसरी चीज हम निकालेंगे। तीसरी चीज के लिए देखो, इसे मैं बना देता हूं यहां, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम, प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, संक्रामक। तीसरा पॉइंट क्या है, संक्रामक। संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और यही L2 L3 के परपेंडिकुलर है। मान लो ऐसे लाइन होती है, यहां पे मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं अभी साथ ही साथ, ठीक है। ये है L1, ये है L2 और ये है L3। ऐसे कोई तीन लाइन है, अभी मैं इनको जोड़ देता हूं, ठीक है। देखिए, मान लो ऐसे कोई लाइन है, ये क्या है L1, ये है L2, ये है L3। ऐसे कुछ लाइन है, जैसे ये लाइन है L1, ये है L2, ये है L3। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब संक्रामक क्या, संक्रामक की क्या कंडीशन होती है, L1 L2 के लंबवत है, दिख रहा है हमें, L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है,
L1 L3 के भी लंबवत है क्या, ये चीज़ हमें देखनी है। तो ये देखने के लिए पहले तो हम लैंग्वेज देखते हैं और फिर इसी मैं आपको इसी चित्र से आपको इसी डायग्राम से आपको समझाने वाला हूँ। इसे एक बार हम छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें लैंग्वेज लिखनी है, इसी के बाद में हम इसे उठा लेंगे यहाँ से। क्या देखना है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, कोई है रिलेशन के अंदर L1 और L2 दो लाइनें, तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R, ये चीजें भी है। इसका अर्थ क्या निकला, L1 L2 पे लंब है। आप ऐसे भी पूरी अगर लैंग्वेज नहीं लिखना चाहिए तो मैं आपको बस इन दो तक ही आपको समझाया था लैंग्वेज में। आपको एक शॉर्ट चीज़ मैं अब बता रहा हूँ, जानबूझ के नहीं बताई ताकि आपको लैंग्वेज का भी पता हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इससे क्या निष्कर्ष निकला, L1 L2 के लंबवत है, ठीक है, वह L2 L3 के लंबवत है, L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है। जो इसके लंबवत है वो की वो चीज़ किसी दूसरे के लंबवत है। तो अब आप बोलोगे सर L1 L3 के लंबवत है, लिख दूं? नहीं, L1 L3 के लंबवत नहीं है। इसीलिए डायग्राम एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम समझना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, फिर हमें कोई लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ती है। एक लाइन से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, ठीक है। आपको तो ऐसे ही लग रहा होगा L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, तो L1 भी L3 के लंबवत होगा, पर ऐसा नहीं है। अब टाइम आ गया है कि मैं आपको बता दूं क्वेश्चन की डायग्राम की मदद से कि क्या यहाँ पे लफड़ा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, L1 L2 के लंबवत है, ठीक है, कन्फर्म है। L2 L3 के लंबवत है, यहाँ तक भी क्लियर है। पर L1 L3 के लंबवत थोड़ी ना, L1 तो इसे और आगे बढ़ाएंगे और L3 को और आगे बढ़ाएंगे, तो L1 तो L3 के क्या है, समांतर है, न कि पैरेलल है, न कि वो है लंबवत, ठीक है। इसका मतलब क्या है, L1 L3 के समांतर हैं। ये चीज़ अब इधर कर देता हूँ और लैंग्वेज को आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। L1 L3 के समांतर, L1 L3 पर लंब नहीं है, L1 L3 पर लंब नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हो कि लंब नहीं है और समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, पर इतना लिख दिया मतलब अगले को समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, L1 L3 पर लंब नहीं है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। एकदम हम शुरुआत से चल रहे हैं, देखना अगर आप शुरुआत से देखो तो पहले वाला लेक्चर देखना, दूसरा देखना, तीसरा देखना, एकदम कॉन्सेप्ट से शुरुआत से स्टार्ट किया। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना धीरे धीरे नीचे से ऊपर, वैसे हम चढ़ रहे हैं और एकदम एक बार हम मंजिल तक पहुंचेंगे, एकदम वहां पे झंडा गाड़ेंगे, ठीक है, जब लास्ट होगा चैप्टर का अंत होगा तब, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए हम, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 कर लिए, और भी क्वेश्चन देखे हैं हमने। अब अगले क्वेश्चन कल की क्लास में और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ, और भी मज़ेदार बातों के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और जय हिंद जय भारत।